हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। यानी कि ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, आज इसके टोटल 4 और आई थिंक 4 3 7 8 पॉइंट्स हैं। उसके अंदर 4 पॉइंट यहाँ ले लिए, 3-4 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में करके हम लोग इसको फटाफट खत्म कर देंगे। फिर बता दूं बच्चों, मैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पहले ही बता चुका हूं, मैं लर्निंग पार्ट है, समझा मैं यहां दूंगा। कोई चीज डेट है, अंदर के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितनी बार ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छे से याद हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिवीजन यहाँ के लिए मस्ट है। यहाँ कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है कि कोई प्रोसेस है या कोई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पर, है ना। लॉ के बारे में है, डेट याद होनी चाहिए, क्या कुछ उसके अंदर कहा जा रहा है वो बातें याद होनी चाहिए। आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फार्मेसी लॉ एंड फार्मेसी एक्ट के तहत अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। क्यों आया फार्मेसी एक्ट? इसको हम लोग सब लोग जानते हैं, है ना, हम सब लोग समझ चुके हैं इसे। हम लोगों ने वो पढ़ा था, फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ा है, प्लस हम लोग जानते हैं कि पहले जो थी बड़ी अव्यवस्थाएं थी, है ना। फिर क्या कहते हैं, कमेटी आई थी, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी आई, उसने क्या कहते हैं अपने शेड्यूल वो दिए थे, सजेशन दिए थे, जिसके आधार पर ये सारे ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो आई थी उसके आधार पर ये एक्ट वगैरह बने हैं। तो देखो क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर नो रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन नहीं था इंडिपेंडेंस से पहले फॉर द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, है ना। ये बात हम सबको पता है अच्छे से, फर्स्ट ईयर करके आ चुके हो, हमने सब बातें जानी और समझी थी। द ड्रग इंक्वायरी कमेटी सब जानते हैं इसको, है ना, इसको सब जानते हैं, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है ना। इनके चेयरमैन कौन थे? फटाफट नीचे मतलब कमेंट में टाइप करके दो फटाफट, कौन थे इसके वो चेयरमैन? किसकी अध्यक्षता में बनी थी ये? रिकमेंडेड दैट द पर्सन प्रैक्टिसिंग, है ना, इसने एक रिकमेंडेशन किया कि जो पर्सन प्रैक्टिस कर रहा है फार्मेसी, दैट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहा है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए, दवाओं को बनाना और देना, है ना, कब कब ली जाएगी, ऑफ मेडिसिन, शुड हैव अ प्रॉपर एजुकेशन, उसके पास एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, एक एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, एक खास तरह का, है ना। उसके बाद हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आई, उसने भी कहा ऑल्सो मेड ए सिमिलर टाइप ऑफ रिकमेंडेशन, उसने भी एक सिमिलर टाइप, इसी टाइप का रिकमेंडेशन दिया कि भाई होना चाहिए, जो लोग फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं उनके पास एक खास एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इन्हीं को देखते हुए फाइनली फार्मेसी एक्ट आया, कम इनटू फोर्स इन मार्च 1948। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी कर लो इसे, है ना, याद होनी ही चाहिए। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 मार्च में आया था। क्लियर है बात है ये? ओके, क्या पर्पस था इसका? अब पर्पस तो हमें समझ में आ ही गया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली बात में आधी बात समझ में आ गई कि हमें फार्मेसी को अच्छा करना था, फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छा करना था। तो कह रहा है द फार्मेसी एक्ट 1948 इज पास्ड विद द मेन ऑब्जेक्ट क्या था? तो रेगुलेट करना है प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के प्रोफेशन को, प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना है, ऐसे नहीं कि ऐरा गैरा कोई भी कर ले आकर के, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ? रेगुलेटिंग एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है। इसका पर्पस था कि फार्मेसी प्रोफेशन को इंडिया में रेगुलेट किया जा, कंट्रोल किया जा सके और रेज किया जा सके, उठाया जा सके, उसका जो ओहदा है और प्रैक्टिस की तरह से मेडिकल है, मेडिकल की और लाइन से उनकी तरह इसको भी एक ओहदा दिया जाए, इसको भी उठाया जाए ऊपर। प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्संस, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन, अगर फार्मेसी इंडिया में कोई कर रहा है तो उसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी फार्मासिस्ट हो उसके पास एक जैसी एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, एंड द पर्सन विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना। यानी कि जो लोग फार्मेसी में एंटर करना चाहते हैं उनके पास एक जैसी एजुकेशन, एक जैसी ट्रेनिंग हो, ये नहीं कि कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, ठीक है। मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, और कंट्रोल करना है भाई, जिस पर्सन के पास नॉलेज आ गई है फार्मेसी की उसको भी तो कंट्रोल करना है। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करे, है ना, पता है ना दवाइयों का गलत इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करना था। इन सब ये कुछ ऑब्जेक्ट थे, यानी ये सारी तो दिक्कतें थी। इन सब के मद्देनजर अब देखो क्या हुआ, फॉर दीज ऑब्जेक्ट, इनको मद्देनजर रखते हुए द एक्ट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इस एक्ट जो फार्मेसी एक्ट आया, प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये चीज ये कंट्रोल ऐसे करना था, कंट्रोल करना था, उसके कंट्रोल करने के लिए एक्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जन्म दिया, कह सकते हैं। इस एक्ट की वजह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या मिला? एक रूप मिल गया,
ठीक है। पीसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड आल्सो प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। पीसीआई ही जिम्मेदार होगी, एक्ट ने कहा हमने पीसीआई बना दी, अब पीसीआई जिम्मेदार है हर एक चीज के लिए, वो रेगुलेट करेगी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को एंड आल्सो प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड, और यही पीसीआई एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी कि फार्मेसी में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। और खास करके डिप्लोमा कोर्सेस, खासकर डिप्लोमा कोर्स को ज्यादा फोकस था। पीसीआई कंस्टिट्यूट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब पीसीआई पूरे सेंट्रल के लिए थी, पूरे देश के लिए थी, तो पीसीआई ने क्या किया, अब हर स्टेट को कंट्रोल करने के लिए उसने स्टेट फार्मेसी काउंसिल खुलवा दी। उसने कहा तुम सब हमें रिपोर्ट करोगे। उसने क्या खोल दिया, पीसीआई ने बना दिए क्या, स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। भाई जो जिस स्टेट में है वो अपनी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में जाएगा, रजिस्टर करेगा, फिर वो लोग आकर के सेंट्रल मतलब इसको पीसीआई को रिपोर्ट कर देंगे आकर के। Therefore, following are the three main object of the Pharmacy Act 1948। तो हम कह सकते हैं इसके तीन मेन ऑब्जेक्ट क्या हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, इसका गठन हुआ, है ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनी ताकि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो सके। फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन ER, यही तो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी एजुकेशन को, टू गाइड द पर्सन रिगार्डिंग सिलेबस एंड कोर्स ऑफ फार्मेसी, है ना। तुम लोग देखते होगे अभी अपना क्या आ गया, जैसे ER 91 था पहले, फिर ER क्या आ गया 20 आ गया, है ना, नए नए रेगुलेशन आते रहते हैं। तो ये एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, ये कंट्रोल करेगी, क्या करेगी, ये कंट्रोल करेगी, यही है शॉर्ट फॉर्म में ER, है ना। बच्चे लोग सोचते ER क्या है, ये एजुकेशन रेगुलेशन की एक संस्था बनी, ठीक है, उसको हम एजुकेशन रेगुलेशन कहते हैं, जो फार्मेसी के सिलेबस, ठीक है, के रिगार्डिंग और उसके कोर्स के रिगार्डिंग सारी बातों को डिसाइड करेगी। क्लियर है बातें, समझते जाना। अब कुछ इसके अंदर खास डेफिनेशन है जिसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। क्या डेफिनेशन है, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1948, देयर वर फॉलोइंग कंपोनेंट्स टू फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट एक्ट। कुछ इसके कंपोनेंट है, कौन कौन इसके कंपोनेंट, मतलब फार्मेसी में कौन कौन चीजें आएंगी। पहला नाम आया रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, क्या समझे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना। दूसरा पार्ट आ गया डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, डेफिनेशन पे आ गए। तो कह रहा है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मींस, इसका मतलब है अ पर्सन हुज नेम इज, एक इंसान जिसका नाम फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर, ठीक है ना सॉरी, एक पर्सन जिसका नाम क्या किया जा रहा है, एंटर में रजिस्टर किया जा रहा है किसी समय पर, फॉर द टाइम बीइंग ऑफ अ स्टेट। रजिस्टर मतलब ये होता है फार्मेसी का रजिस्टर, जिसके अंदर सभी फार्मासिस्ट की लिस्ट होती है, उसके अंदर नाम रजिस्टर नहीं होगा, एंटर नहीं होगा, तो आप फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। तो कह रहा है रजिस्टर फार्मासिस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जिसका रजिस्टर में, स्टेट के रजिस्टर में नाम एंटर हो रहा है, इन विच ही इज, इन विच मतलब जिस स्टेट में, फॉर अ टाइम बीइंग रिसाइडिंग, जिस स्टेट में वो रह रहा है, या कैरिंग, या जिस स्टेट में वो अपना प्रोफेशन और बिजनेस को कैरी कर रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, वहां आपने क्या किया, फार्मेसी कर ली, और किसी दूसरे स्टेट में जाकर के आप अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस करेंगे फार्मेसी की, उसी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही वो बात कह रहा है कि जिसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, और जो उस स्टेट में, जो उस स्टेट में रह रहा हो, या जिस स्टेट में वो काम कर रहा हो, उस स्टेट में, उस स्टेट की उस स्टेट के रजिस्टर में, जो फार्मेसी का रजिस्टर है, उसमें उसका नाम लिखा होना चाहिए, वही कहलाता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड है, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल का मतलब सीधा सीधा मतलब है पीसीआई, सेंट्रल काउंसिल मतलब पीसीआई, ठीक है, जो कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इसका गठन हुआ है। एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव मतलब कमेटी, ऐसी कमेटियां जो परफॉर्म करवाएंगी, जो काम करेंगी। तो कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मींस एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट्रल काउंसिल। तो यहां पर हम कमेटी की बात करेंगे तो उस कमेटी की बात करेंगे जो सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के रेस्पेक्ट में जो कमेटियां बनी हुई हैं, हम उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी से क्या समझेंगे, वो कमेटियां जो सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल में बनी हुई हैं। क्लियर है। स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल मीन स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी, है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। सेंट्रल काउंसिल पीसीआई, स्टेट काउंसिल हर स्टेट की अपनी अलग होती है, तो हम सीधा बोल दिया स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी, जो कि बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर, जो बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो बनी हुई है, गठन हो रखा है अंडर सेक्शन 19 एंड इंक्लूड्स
इसके अंदर और एक चीज जोड़ी जाती है, जॉइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। दो चीजें आ जाती हैं स्टेट काउंसिल के अंदर, स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी और जॉइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन किस सेक्शन में बना हुआ है, ठीक है, किसका मतलब क्या है, डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिखने में आ जाती है। क्लियर है बातें? आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड पर्सन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जो चीज जिस चीज को हटा दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह जिसको हटाया गया है। तो डिस्प्लेस का मतलब क्या है, अब यहां पर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आओ समझते हैं। कह रहा है एनी पर्सन हैज बीन लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड, जो जिसने छोड़ दिया है, एक पर्सन जिसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया अभी समझ में आएगा, और हैज बीन डिस्प्लेस्ड और जिसको हटाया गया है, फ्रॉम प्लेस किसी जगह से, ऑफ हिज रेजिडेंस अपनी जगह से उसे हटा दिया गया है, इन पाकिस्तान और आफ्टर 1 मार्च 1947 ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और फियर एंड सिंस देन रिसाइडिंग इन इंडिया। यानी कि डिस्प्लेस पर्सन कौन माने जाएंगे, ऐसे लोग जो कई पाकिस्तान में रहते थे लेकिन वहां से उठ करके कहां आए हैं, इंडिया में आए हैं, ठीक है, आफ्टर 1 मार्च 1947। क्यों आ गए इंडिया में, क्योंकि वहां पर क्या था, सिविल डिस्टर्बेंस है ना, एक तरह से उस समय दंगे वगैरह चल रहे थे, या डर था उनको कि उनको मार मुर ना दिया जाए, और अब वो इंडिया में आ गए हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एनी पर्सन हु हैज लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड, और तभी नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब दूसरी कंट्री से आकर के, मतलब पाकिस्तान से आकर के अभी भी यहां शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। एनी पर्सन हु हैज लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस इन बांग्लादेश, पाकिस्तान से आया हो या बांग्लादेश से आया हो, आफ्टर, बांग्लादेश के लिए कब है, आफ्टर 14 अप्रैल 1957, वहां पर दंगों का हिसाब चल रहा था उस समय, बट बिफोर 25 मार्च ऑफ 1971, लेकिन अब वहां पर इतना नहीं है, तो इसके और इसके बीच में हो जो, ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस और फियर एंड सिंस रिसाइडिंग इन इंडिया, इस बीच में कोई बांग्लादेश से आकर के इंडिया में रह रहा हो परमानेंट अब, या पाकिस्तान से आकर के इंडिया में रह रहा हो परमानेंट, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेस्ड पर्सन। वो क्यों आए हैं उसका रीजन दिया हुआ है, ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों आ गए थे वो, सिविल डिस्टर्बेंस है ना, कुछ सिविल डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है, दंगे वगैरह होते हैं जो जान माल का खतरा होता है, ठीक है, वो जो इंडिया में आके फाइनली फिर बस गए हैं, इंडियन ही थे जो वहां रहते थे, अब इंडिया में आके बस गए हैं। नेक्स्ट आता है रिपेट्रिएट्स, ठीक है ना, इट मींस एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड, या तो वहां छोड़ आया हो या उसे हटा दिया गया हो। जब हटाया जाता है तो जबरदस्ती वाला दंगे वाला हिसाब होता है, छोड़ आया तो अपनी मर्जी से छोड़ आया है, फ्रॉम प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस अपनी जगह से, इन बर्मा, श्रीलंका, युगांडा, ठीक है ना, और एनी अदर कंट्री या किसी और कंट्री से, आफ्टर 14 अप्रैल 1957 उस कंट्री को छोड़ के फाइनली इंडिया का रेजिडेंस हो गया हो, ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस और फियर एंड सिंस दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया। क्यों आया यहां पर, क्योंकि वहां पर उसको जान माल का खतरा था, वो अब आके इंडिया में बस गया है और अब यहीं रह रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, रिपेट्रिएट्स कहते हैं। ध्यान रखना, बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए डिस्प्लेस्ड पर्सन का इस्तेमाल होता है और इन कंट्रीज के लिए रिपेट्रिएट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सेंट्रल रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर मतलब, अब तुम ये बात समझना ध्यान से, जो तुम रजिस्टर फार्मासिस्ट हो जाओगे, एक नाम तुम्हारा स्टेट, मतलब कि तुम्हारा नाम कहीं दर्ज है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वो फिर उस नाम को आगे भेजते हैं हमारी पूरी इंडिया के जो फार्मासिस्ट है, वहां पर उनका नाम दर्ज है। यानी कि आपके इस देश में, इस कंट्री में अगर आपको लगता है कि आपके पास आपका क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है कि आप वहां के हो या नहीं हो, तो दो जगह आपको अपना प्रूफ मिलेगा। पहला प्रूफ मिलेगा कि आप इस देश के हो, आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका नाम, एड्रेस सब कुछ दर्ज होता है। दूसरा, आपका स्टेट सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, वहां पे जो रजिस्टर होता है उसमें भी आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ दर्ज होता है। यानी कि दो जगह आप मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा पेशा है जहां पे आपका मतलब एक ऐसा उन पेशों में आता है कि आपका नाम कंट्री में और स्टेट में दर्ज हो रखा है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। मतलब ये नाम क्यों बता रहा हूं मैं, अब आधार इनके तो अलावा की बात बता रहा हूं मैं, ये तो सबके नाम आधार में होते हैं, इसके अलावा कहीं पर अगर आपको नोटिस किया जाता है तो यहां पर है, ठीक है। इट मींस द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, ऐसा रजिस्टर जो कौन मेंटेन कर रहा है, सेंट्रल, जो कौन मेंटेन कर रहा है, सेंट्रल काउंसिल, यानी कि पीसीआई मेंटेन कर रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इट मींस द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था 1956 का, उसके अंडर सेक्शन 4 में जो एक तरह से यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में जिक्र है यहाँ पर।
मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स होते हैं, हमको पता है। तो देखो यहाँ पे उसका किस तरह से लॉ में किस तरह से इसका जिक्र होता है। अ पर्सन होल्डिंग, जिसके पास है, होल्ड किया हुआ है, क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, अ पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन है जो कि ग्रांट की गई है, दी गई है बाय एन अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि स्पेसिफाइड है, अथॉरिटी जिसके पास राइट है, और नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916, जो इसके अंदर जिनके पास क्वालिफिकेशन है और जिनको क्या दिया गया, क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी के द्वारा इनको ग्रांट किया गया है, किसके तहत, अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916, और स्पेसिफाइड इन, या फिर ये लोग स्पेसिफाई हैं मेडिकल प्रोफेशन, या स्पेसिफाइड हैं इन द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, या जो 1956 का इंडियन मेडिकल काउंसिल का एक्ट है उसके शेड्यूल में ये स्पेसिफाइड है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, अ पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, मान्य है इन मेडिकल रजिस्टर, किसमें मान्य होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो मेडिकल रजिस्टर है ऑफ द स्टेट, मीन्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, स्टेट का जो मेडिकल रजिस्टर है, जैसे कि हमारा फार्मासिस्ट का रजिस्टर था, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना मतलब मान्य है या उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो कि रजिस्टर, यानी कि बात हो रही है मीन्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, कौन सा रजिस्टर है ये वो रजिस्टर है जो बना हुआ है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऐसा इंसान जो रजिस्टर्ड है या स्टेट का मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने के लायक है, मान्य है, और ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर, ठीक है, उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको अथॉरिटी दी जाती है। अब अ पर्सन रजिस्टर्ड इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, तीसरा डेफिनेशन की बात आए, एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट हु ऑल्दो नॉट फॉलोइंग विद इन द सब क्लॉज, जो मेडिकल स्टेट मेडिकल वाला जो रजिस्टर है उसमें उसका नाम रजिस्टर है और सब क्लॉज ए और बी में नहीं आता है, डिक्लेयर्ड बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो सब क्लॉज ए और बी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखे हैं उसमें वो नहीं आता है। इन दिस बिहाफ एज ए पर्सन प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना, जो मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहा है। तो थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो फिर बता रहा हूं मैं, घूमी फिरी होती है, ठीक है, तो बहुत सिंपल अगर तुम रखना चाहते हो तो सिंपल क्या रखोगे, जैसे इसकी जब बताऊं मैं, अब पर्सन रजिस्टर्ड क्या कह रहा है, जो पर्सन रजिस्टर्ड है इन अ मेडिकल रजिस्टर, ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आंसर की बातें आएंगी, तो वहां सारे हम क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल से देखते जाओ। अभी एक पर्सन जो रजिस्टर है मेडिकल इन अ मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट, एक पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट, जो कि बना हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लोग प्रैक्टिस करते हैं मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम को, ठीक है ना, इसी बात को इस तरह से लिखा जाता है लॉ एंड एथिक्स में। तो यहां थोड़ा सा पार्ट का रटने वाला हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट हैं, 3 मैंने बता दिया, चौथा बताता हूं मैं अभी, ठीक है ना। इन 4 में से कोई भी जो याद रह जाए, 2 तो कम से कम याद कर लेना, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ वेटनरी, अगर कोई वेटनरी की प्रैक्टिस, वेटनरी मतलब जानवरों का डॉक्टर भी होगा, तो वो भी इसमें क्या कहलाएगा, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। वेटनरी मेडिसिन एंड हु पजेस, जिसके पास है क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, अप्रूव्ड बाय, और किसके द्वारा अप्रूव की गई है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन यहां से हटा देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशन थी ये। अब आगे देखते हैं, ये डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, खत्म हो जाती है। कुछ डेफिनेशन थी, ये तुम लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारे डेफिनेशन। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा था हम लोगों ने, है ना, कैसे बनती है ये, कौन कौन लोग होते हैं इसके अंदर, एंड फंक्शन, क्या काम है इसका। तो फंक्शन तो इजी है, इजीली समझ जाओगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा याद करने वाली पार्ट होता है। तो देखो क्या कह रहा है ये, द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949। पहला फार्मेसी काउंसिल कब बना था, कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठन होना, 1949 में। इट इज रिकंस्ट्रक्टेड एवरी 5 ईयर, ये हर 5 साल में दोबारा से बनता रहता है, गठन होता रहता है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका गठन होता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर, उसके तहत इसका गठन किया जाता है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर, इसके अंदर ये सारे मेंबर्स होते हैं।
इलेक्टेड मेंबर जो चुने जाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जिनका नॉमिनेशन होता है, और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो एक्स होते हैं, है ना, जो निकल जाते हैं, ठीक है, किसी किसी अलग अलग डिपार्टमेंट से उनको ला करके यहां पर रखा जाता है। तो कौन कौन से मेंबर है, आओ देख ले इसके अंदर फटाफट। इलेक्टेड मेंबर यानी चुने गए हैं, 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूजीसी, 6 मेंबर कौन चूज करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम अमंग टीचर्स वर्किंग, ये लाइन यहीं आएगी, इन वर्किंग इन इंडिया, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, ठीक है ना। 6 टीचर जिनको कौन चूज करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चूज करेगी, जो पढ़ रहे होते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी में, या मतलब पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते हैं, ठीक है। 1 मेंबर शुड बी टीचर ऑफ द, और उसमें एक जो मेंबर है वो टीचर होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का और फार्माकोग्नोसी का, उनमें से एक टीचर ये पक्का होना चाहिए, ठीक है ना। 1 मेंबर शुड बी द टीचर, 6 चुने जाएंगे, उसमें से एक को पक्के से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी का टीचर होना ही होना है। 1 मेंबर इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्फ बाय मेंबर ऑफ एमसीआई, एक मेंबर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, मेडिसिन से रिलेटेड है, तो एक मेंबर कौन चुना जाता है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वहां से चुना जाता है। 6 मेंबर यहां से हो गए, एक मेंबर यहां से हो गए, ये इलेक्टेड मेंबर है जो चुने जा रहे हैं, इलेक्शन, ठीक है ना। आगे आते हैं। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट, है ना, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है हर एक स्टेट से, इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर ऑफ एसपीसी, जिसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो देख लो ये सब इलेक्ट है ना, ये सब इलेक्शन होकर के आ रहा है इनका, एक तरह से कह लो कि इलेक्शन होता है कि हाँ ये मेंबर चुने जाएंगे, है ना, इलेक्शन जो होता है, तो इनका आपस में इलेक्शन होता है। नॉमिनेटेड मेंबर जिनका नॉमिनेशन होता है, 6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 मेंबर का नॉमिनेशन होता है, आउट ऑफ विच 4 मेंबर्स शुड बी पजेस डिग्री, जिनमें से 4 मेंबर ऐसे होंगे पजेस डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, और शुड बी फार्मेसी टीचर, या उनको फार्मेसी टीचर होना है। 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूजीसी, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर है। 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी पता होगा, ठीक है ना, एक यहां से होता है। 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, ठीक है ना। तो देख रहे हो ये आसान चीज नहीं है, मेंबर्स की क्वालिटी देखिए, क्वालिफिकेशन देखिए, ये लोग सब मिल करके डिसीजन बनाते हैं अपने फार्मेसी को लेकर के, है ना। काफी अच्छी खासी एजुकेशन है, एक लोग के हाथ की बात नहीं होती है, सब लोग मिल करके काम करते हैं यहाँ पर। नाउ एक्स ऑफिसियो, अब देखो यहाँ पर ये लोग भी यहाँ पर हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डीजीएचएस का जो एक्स है ना, डायरेक्टर जनरल होता है जो एक्स हो गया है, उसको लिया जाता है। सोचो कितना अनुभव होता है इसके पास, कितना एक्सपीरियंस है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उसका जो एक्स मेंबर होगा, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो कहां कहां से लोग आ रहे हैं, ये सब लोग मिल करके हमारी फार्मेसी के लिए काम करते हैं। नाउ ये तो हो गए मेंबर्स की बात। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंबर ऑफ पीसीआई, अब जो मेंबर ऑफ पीसीआई है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, तो क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पीसीआई देमसेल्फ। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को तो पीसीआई के मेंबर खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस नॉट मोर देन 5 ईयर, ये लोग जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं 5 साल से ज्यादा का इनका कार्यकाल नहीं होता है। द सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई इज आल्सो इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पीसीआई, उसका जो सेक्रेटरी होता है उसको भी कौन चूज करता है, मेंबर्स ऑफ पीसीआई। इफ एनी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, जिसको चुना गया है या नॉमिनेशन हुआ मेंबर का, आर रिमेन एब्सेंट फ्रॉम 3 कंटिन्यूअस मीटिंग, लगातार 3 मीटिंग में एब्सेंट हो गया अगर कोई मेंबर जो इलेक्टेड है नॉमिनेटेड है, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, और उसने कोई रीजन नहीं दिया, वो आ ही नहीं रहा, द मेंबर में बी सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और रिमूव फ्रॉम द मेंबरशिप, या उसको मेंबरशिप से हटा ही दिया जाएगा। भाई क्यों नहीं आ रहे 3 महीने से, 3 मीटिंग से, महीने से नहीं 3 मीटिंग से। द वैकेंट सीट, जो खाली जगह होगी है, कैन बी फिल्ड अप बाय न्यू मेंबर, जो खाली जगह होती है उसको नए मेंबर के द्वारा भर दिया जाता है। बट द मेंबरशिप इज ओनली रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टाइम, लेकिन मेंबरशिप जितना टाइम रहे, तो मतलब 5 साल के लिए है और 2 साल बाद किसी को हटा दिया गया, उसकी जगह जो नया बंदा आएगा वो फिर केवल 3 साल की सर्विस रहती है उसकी। बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं। द इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पीसीआई होल्ड द ऑफिस ओनली फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब से उसका अपॉइंटमेंट का डेट होता है तब से लेकर के 5 साल तक की उसकी सर्विस होती है। इफ एनी मेंबर वांट्स टू रिजाइन, अगर कोई रिजाइन करना चाहता है फ्रॉम मेंबरशिप, ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, वो रिजाइन कर सकता है, पीसीआई के प्रेसिडेंट को एक लेटर देगा रेजिग्नेशन का और उसका रेजिग्नेशन हो जाएगा। फिर जो सीट खाली हो जाएगी, द वैकेंट सीट कैन बी फिल्ड बाय री इलेक्शन और री नॉमिनेशन,
जो सीट खाली, रेजिग्नेशन के बाद जो सीट खाली होती है उसका वापस से री इलेक्शन होता है, री नॉमिनेशन होता है, बट द मेंबरशिप इज ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि दोनों ही केस में चाहे किसी को हटा दिया जाए या कोई रिजाइन कर दे, उस समय जो सीट खाली होती है उस केस में जो बचा हुआ टाइम पीरियड होता है केवल उतने टाइम के लिए नया मेंबर काम करता है। बट एवरी मेंबर इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। हर एक मेंबर को दोबारा से भी चुना जा सकता है और दोबारा से नॉमिनेशन हो सकता है। तो ये थे उनकी प्रोसेस, किस तरह से उनके मेंबर्स को आपस में गठन किया जाता है। ठीक है, अब फंक्शन की बात कर लें तो बड़ा सिंपल है। द पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट टू कैरी द फॉलोइंग फंक्शन, है ना, फार्मेसी एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है और ये सारे काम करती है। टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, है ना, जो फार्मेसी के कॉलेज हैं उनको रेगुलेट करती, कंट्रोल करती है। कोई मनमानी तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि केवल कॉलेज खुल गया काम हो ही नहीं रहा। स्पेशली डिप्लोमा फार्मेसी, है ना, जो लोग तुम लोग डिप्लोमा कर रहे होंगे, सेकंड ईयर में जो लोग होंगे उन तुम लोगों ने देखा होगा ना कुछ पीसीआई की चेकिंग वगैरह होती रहती है, आती रहती है ना। डिप्लोमा फार्मेसी थ्रू एजुकेशन, है ना। द पीसीआई ग्रांट द अप्रूवल टू द इंस्टीट्यूट, पीसीआई ही ग्रांट करती है अप्रूवल किसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। यानी कि जब कोई नया इंस्टीट्यूट खोलता है तो उसको पीसीआई से अप्रूवल लेना होता है फॉर द रनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ फार्मेसी। ठीक है ना। पीसीआई विड्रॉल द अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट इफ रिक्वायर्ड, पीसीआई अगर चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट का अप्रूवल खत्म कर सकती है। कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, काम प्रॉपर नहीं हो रहा, जो भी कुछ है। ठीक है। पीसीआई प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड, पीसीआई प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्या एजुकेशन का लेवल रहेगा, इतना मिनिमम होना चाहिए, इससे ऊपर करो और अच्छी बात है। फॉर क्वालिफिकेशन एज ए फार्मासिस्ट दैट इज ईआर, ये लाइन यहां आनी चाहिए थी। किसके थ्रू करती है पीसीआई, उसने ईआर बना रखा है, एजुकेशन रेगुलेशन बना रखी है। पीसीआई रिकॉग्नाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फॉरनर फॉर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कोई फॉरनर्स आकर के यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट काम करना चाहते हैं उनके लिए भी उन्होंने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट की हुई है। ये काम भी उसी का ही होता है, पीसीआई का होता है। इट मेंटेन द सेंट्रल रजिस्टर जहां पे हम लोगों के नाम लिखे जाते हैं फॉर फार्मासिस्ट विच कंटेन नेम ऑफ ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट से जो फार्मासिस्ट है उन सब के नाम इस सेंट्रल रजिस्टर में हैं। यानी कि मैंने कहा ना तुम लोगों के दो जगह नाम दर्ज हैं, सब कुछ खत्म हो जाए, खो जाए और तुमको अपने नाम का सबूत चाहिए कि तुम हो इन दो स्टेट, यानी कि स्टेट के रजिस्टर में और सेंट्रल रजिस्टर में तुम लोगों को अपने नाम मिलेंगे एड्रेस के साथ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन रेगुलेशन पे, है ना। यानी कि फाइनली एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, ये वो चीज है जो हमारे फार्मेसी के एजुकेशन को यानी कि कोर्स को, उसके सिलेबस को रेगुलेट करती है, कैसा होना चाहिए और कौन सा बेटर कोर्स है। जैसे कि अभी भी तुमने देखा ही है ना, जस्ट अभी चेंज हुआ है हम लोगों का कोर्स, तो ये एजुकेशन रेगुलेशन के तहत ही चेंज हुआ है। ठीक है, तो आओ देखे जा रहा क्या कह रहा है ये। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 द पीसीआई फाइनलाइज द एजुकेशन रेगुलेशन, पीसीआई ने एजुकेशन रेगुलेशन को फाइनलाइज किया आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। द एजुकेशन रेगुलेशन इज द मिनिमम स्टैंडर्ड, ईआर जो है एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि फॉलो ही करना है ऑफ द एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन एज ए फार्मासिस्ट। जो एजुकेशन रेगुलेशन ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए, उसको इतना क्या करना है, फॉलो करना है, इतना उसके पास होना ही चाहिए। एजुकेशन रेगुलेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स विच आर कॉल्ड मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। ईआर के अंदर के कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, कि अगर आप फार्मेसी एजुकेशन में हो तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। क्या क्या चीजें हैं आओ देखें। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू फार्मेसी कोर्स, फार्मेसी कोर्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हम सबको पता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या आज की डेट में, आप 12th पास होने चाहिए साइंस साइड से। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, नेचर और ड्यूरेशन कितना रहेगा। अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग कोर्स ऑफ फार्मेसी, ये भी क्या करती है, इंस्टीट्यूट को अप्रूवल देती है, ठीक है ना। ये चेक करेगी कि हाँ ईआर के अंतर्गत कि क्या ये सारा सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है, प्रॉपर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नेचर क्या रहेगा, यानी किस टाइप की होगी, कितने समय के लिए रहेगी। टू बी टेकन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, है ना, प्रेजेंट टाइम में 3-3 महीने की चल रही है डी फार्मा के बाद। द डिफरेंट सब्जेक्ट टू बी स्टडीड ड्यूरिंग द कोर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाएंगे जो बच्चे को पढ़ने हैं। द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, किस मोड में होगी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा पहले क्वेश्चन अलग आते थे, अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कंबाइंड होकर के आ रहे हैं इस समय। अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड का अप्रूवल इसी का काम है। द इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, एंड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी, जो इक्विपमेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी इंस्टीट्यूट के द्वारा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, जिस समय बच्चा पढ़ रहा होगा उस समय कौन कौन से इक्विपमेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी।
स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, कैसा स्टाफ रहेगा और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो कंडीशन फुलफिल की जाएंगी। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूट और गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना। ये सारी चीजें कौन कौन सी कंडीशन रहेंगी, ये सब चीजें किसके अंतर्गत तय होती हैं, ईआर के अंतर्गत तय होती हैं। बात समझ में आई। तो करीब 10-11 चीजें हैं, है ना। पॉइंट विच कॉल मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, ये इतने मिनिमम क्या होते हैं, चाहिए ही होते हैं, ठीक है। तब कहीं जाकर के ईआर के तहत आप मान्यता प्राप्त लेते हैं। मतलब ये सब चीजें जब होती हैं तब आपको ईआर की तरफ से ओके सर्टिफाइड किया जाता है कि हाँ आपके कॉलेज का जो करिकुलम है वो बढ़िया चल रहा है। अब अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट की बात कर लें, किस तरीके से इंस्टीट्यूट का अप्रूवल होता है। तो कह रहा है इफ एनी इंस्टीट्यूट वांट टू स्टार्ट द फार्मेसी कोर्स, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फार्मेसी कोर्स को स्टार्ट करना चाहता है और कंडक्ट द फार्मेसी कोर्स, द अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज अप्लाई टू पीसीआई फॉर अप्रूवल, जो उस संस्था की, उस कॉलेज की जो अथॉरिटीज होती हैं वो अप्लाई करती हैं कहां, पीसीआई पे। द पीसीआई अंडर सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट के तहत प्रोवाइड द अप्रूवल फॉर द फार्मेसी कोर्स टू द इंस्टीट्यूट, और पीसीआई जो है अप्रूवल प्रोवाइड करवाती है अंडर सेक्शन 12 जो फार्मेसी एक्ट के तहत। व्हेन इंस्टीट्यूट अप्लाई फॉर अप्रूवल, जब इंस्टीट्यूट अप्लाई करता है अप्रूवल के लिए, आफ्टर रिसीविंग सच एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन आने के बाद फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, द पीसीआई डेप्यूटेड इंस्पेक्टर, जब पीसीआई के पास एप्लीकेशन आ जाती है किसी कॉलेज से, फिर पीसीआई क्या करेगा, एक इंस्पेक्टर यानी कि जो जांच करेगा, जांच अधिकारी होता है, उसको भेजता है विजिट करने के लिए, कहां, इंस्टीट्यूट में विजिट करने के लिए। ऑन विजिट टू द इंस्टीट्यूट, जब वो इंस्टीट्यूट में विजिट करता है, द इंस्पेक्टर फिजिकली वेरीफाइज, फिजिकली मतलब जा करके, हाथ से छू करके, देख करके सारे इक्विपमेंट सही है या नहीं है, फिजिकली वेरीफाइज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। फिजिकली मतलब बाकायदा जाएगा, देखेगा कमरे में पंखे वगैरह है या नहीं है, प्रॉपर लैब है या नहीं है, बाकायदा जाकर चेक करता है। और फैसिलिटीज अवेलेबल एज पर ईआर, क्या ईआर के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं या नहीं है। द इंस्पेक्टर सेंड द रिपोर्ट, वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट सेंड करता है पीसीआई पे अबाउट द फैसिलिटी अवेलेबल एंड स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, कि एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है और क्या फैसिलिटीज हैं। द इंस्पेक्टर में आल्सो अटेंड एनी एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन कॉलेज में होते हैं उसको कोई भी एग्जामिनेशन को वो अटेंड कर सकता है, टू ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, की एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या है। देखो सारा खेल यहाँ पर है ना। इस समय जो एग्जिट एग्जाम कर दिया गया है, तो एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड अगर अच्छा नहीं है, चीटिंग वगैरह हो रही है, तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, मान्यता रद्द हो सकती है। द सेम रिपोर्ट इज सेंड टू पीसीआई बाय द इंस्पेक्टर, अब वही रिपोर्ट पीसीआई को भेज देता है इंस्पेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पर, इफ द काउंसिल इज सेटिस्फाई, फार्मेसी काउंसिल अगर सेटिस्फाई होती है, देन अप्रूवल मे बी गिवन टू द इंस्टीट्यूट, तो उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। द अप्रूवल शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर, उस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही पीसीआई क्या करती है, अप्रूवल देती है। बात समझ में आई। अब उसके बाद चक्कर भी है, क्या चक्कर है, देखो, इफ एनी अप्रूव्ड, कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज इसको मान्यता मिल चुकी है, कोर्स चल रहा है, डज नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी एज पर एजुकेशन, और वो अगर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, इंस्पेक्शन हुआ, वहां पे कुछ मिला कि फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग एजुकेशन रेगुलेशन, कंटिन्यूअसली, लगातार, देन नोटिस में बी गिवन टू द अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो पीसीआई की तरफ से उसको नोटिस चला जाएगा कि भाई प्रॉपर आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं। इन दीज केसेस, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केसेस में, द अप्रूवल में बी विड्रॉल, जो उसकी मान्यता है उसको वापस लिया जा सकता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, एंड इंस्टीट्यूट इज गिवन द 3 मंथ फॉर क्लैरिफिकेशन, और 3 महीने का टाइम दिया जाता है, भाई क्लैरिफाई करके दो क्यों ऐसा हो रहा है, गलत काम क्यों हो रहा है। द इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई विद इन 3 मंथ फॉर अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर वो वापस से उसी 3 महीने में क्लैरिफिकेशन वगैरह देगा, अप्लाई करेगा, ठीक है, कि भाई हमारी मान्यता वापस करें, ये बात है, जो भी कुछ अपना क्लैरिफिकेशन रहेगा। आफ्टर गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, द पीसीआई में गिव द अप्रूवल ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। जब रिपोर्ट वापस इंस्टीट्यूट की तरफ से आ जाती है तो पीसीआई उसको अप्रूवल देती है कुछ कंडीशन या शर्तों के साथ में। बात समझ में आ रही है ना, मजेदार चीज। अब वो सारी बातें तुमको समझ में आ रही होंगी जिस कॉलेज में तुम लोग पढ़ रहे हो, कॉलेज को कैसे मान्यता मिली है, क्या क्या चीजें हुई होंगी, इंस्पेक्शन हुआ होगा, सारी तमाम चीजें, और तुम लोग पढ़ते हुए भी शायद क्या होगा, देखा होगा, टीम आती रहती है, चेकिंग होती रहती है। नाउ अब बात कर लेते हैं सेंट्रल रजिस्टर, है ना। अब सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, डेफिनेशन देख लिया हमने, डेफिनेशन समझा था हमने। अ सेंट्रल रजिस्टर इज ए रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का रजिस्टर है, उसके अंदर पूरी इंडिया के
अपने सारे फार्मासिस्ट का नेम और एड्रेस लिखा हुआ है। मेंटेन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब कहा गया है मेंटेन करने के लिए, उस हिसाब से प्रिस्क्राइब बनी हुई है बाय द सेंट्रल काउंसिल पीसीआई अंडर सेक्शन 15 इज नोन एज सेंट्रल रजिस्टर विच कंटेन नेम्स ऑफ ऑल पर्सन एंटर इन रजिस्टर ऑफ देयर स्टेट। उन सभी लोगों के नाम है जो अपने स्टेट के रजिस्टर में जिनकी नाम की एंट्री हो गई है। The central register contain name of all person whose name is enter as a registered pharmacist in the register of state council। इस रजिस्टर में उन सभी लोगों के नाम है जिनका स्टेट के रजिस्टर में एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर हैं। द स्टेट काउंसिल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ देयर स्टेट। स्टेट काउंसिल अपने सभी फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ईच स्टेट काउंसिल सप्लाई द रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ देयर स्टेट टू द सेंट्रल काउंसिल। हर एक जो स्टेट होती है, ईच स्टेट काउंसिल सप्लाई द रिपोर्ट, जो भी उसके पास लिस्ट तैयार होती है उसको सप्लाई कर देती है आगे कहां पे, सेंट्रल काउंसिल के लिए, इन 5 कॉपीज, 5 कॉपी बनाती है आफ्टर 31 मार्च ऑफ और 1 डे ऑफ अप्रैल। हर एक साल की 31 मार्च या 1 अप्रैल को, है ना, एवरी ईयर ये क्या करती है, नए नए फार्मेसी जो ऐड हुए हैं, जो रिमूव हुए हैं, एक लिस्ट पहुंचाती है कहां, सेंट्रल पीसीआई के पास। After receiving the report of registered pharmacist from each state, the register of central council enter the name of person in the central register, है ना। अब उसके बाद जो नए नाम आ गए हैं उसको फिर सेंट्रल रजिस्टर पे चढ़ा दिया जाता है। द रजिस्ट्रार ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, जो रजिस्ट्रार होगा, हेड होता है, ठीक है ना, सेंट्रल काउंसिल का, कीप अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का अप टू डेट रखता है कि इतने लोग नए नए एंट्री हो चुकी है। एंड रिवाइज्ड टाइम बाय टाइम, और उसे रिवाइज करता रहता है, जो हट गए उन्हें हटा देगा, ठीक है, जो नए आ रहे हैं उन्हें चढ़ाता रहेगा। द सेंट्रल रजिस्टर इज कॉल्ड द पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेंट्रल रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक थे, इसका 4 टॉपिक हमने कवर किए ईआर तक। इसके बाद हमारे पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल और, है ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगा और कुछ 3-4 टॉपिक और हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया फार्मेसी एक्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 में बाकी चीजें पढ़ेंगे। तब तक हम लोग जानते हैं अपने माइंड नर्चर के बारे में, जो हमारा ऐप आ गया है गूगल प्ले स्टोर पर, वो क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है आप लोगों को, किस तरीके से उस ऐप की हेल्प से आप फार्मेसी में और अच्छा स्कोर कर सकते हो, एग्जिट एग्जाम बहुत आसान कर सकते हो उस ऐप की हेल्प से। आओ समझते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप को। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग
कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट, रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3। इस तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।